नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बेमित्रा की करेंगे। बीरनपुर में दो समुदायों में झड़प हुई है। आज होगा मृतक भुवनेश्वर साहू का दशगात्र। कड़ी सुरक्षा के बीच दशगात्र कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्र में धारा 144 लागू है। बाहरी के प्रवेश पर रोक है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में मुनादी कराई है। धारा 144 के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांव में भुवनेश्वर साहू का दशगात्र कार्यक्रम है। इसके संबंध में परिवार वालों को दिशा निर्देश दिया गया है। उनका जो भी आवश्यकता है वो पूरी की गई है। और चूंकि CRPC 144 धारा लागू है, अपील भी किया गया है, आदेश भी दिया गया है, बाहर के व्यक्ति नहीं आएंगे, यहाँ किसी प्रकार का भीड़ नहीं बनाएंगे। यदि कोई 144 धारा का उल्लंघन करेंगे, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले में? जी देखिए, अभी पूरी तरह से स्थिति प्रशासन और पुलिस के कंट्रोल में है। आज दशगात्र का कार्यक्रम है, इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें कुछ धारा 144 में रियायत दी गई है, छूट दी गई है, और ताकि वो अपना जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है दशगात्र का वो कर सके। और इस बीच प्रशासन ने पूरी तरह से गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर वर्जित लगा रखा है। यहाँ तक कि आज मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने नहीं दिया है, ताकि किसी तरह के अव्यवस्था है, अशांति है, कोई ना फैला सके, किसी तरह की जो उन्माद है वो ना फैलाए। और उस पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। अब पुलिस है और जिला प्रशासन है, एक एक करके जो हुड़दंगी जो वहां पर जो हंगामा मचाया था उनकी पहचान करके गिरफ्तारियां भी कर रही है। इससे पहले भी 5 युवकों की गिरफ्तारी की गई है और अलग अलग जो पुलिस की टीम है पूरे मसले की जांच कर रही है। 5 से अधिक अपराध है, अलग अलग मामलों के तहत दर्ज किया गया है। सभी के आरोपियों की पहचान है वो की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। सरगुजा के युवक ने बेंगलुरु में आत्महत्या की है। कमरे में फांसी लगाकर जान दी। किराए के मकान में युवक रहता था। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन से शव मंगवाने की गुहार सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पेट का गुहार की जा रही है। और आपको बता दें कि ये सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पेट का निवासी बताया जा रहा है। घर में पास पैसा भेजता था हम लोगों के पास जीने खाने के लिए। हमारा तो कोई सहारा नहीं है तो कुछ करते नहीं है। 2 बेटियां मेरी हैं, इसका अभी शादी होने वाला था। उसी के लिए बोला माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा करके तेरे साथ कार्ड वोट बांटने जाऊंगा करके मेरे को वो बोला। रात में बात अच्छे से उससे हुआ है। अब सवेरे हम लोग ये हाल सुन रहे भैया, तो हम लोग को कहाँ से कलेजा रहेगा। रात को तो ढेरे बातचीत हुआ हम लोग साथ, बढ़िया मतलब हंस के बात किया कि मतलब आज मतलब निकलने का था, मतलब टिकट आज नहीं हो पाया, इतवार को टिकट है मेरा और सोमवार मंगल को पहुंचूंगा। फांसी उसी का बाद जो हमारे भाई साहब आके बताया, मेरे को तो पता नहीं था सुबह। दुर्ग से बड़ी खबर है। ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार हुए हैं। डिलीवरी कुरियर के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं दोनों आरोपी। दुर्ग में 4,22,000 रुपए की ठगी की थी। पद्मानपुर पुलिस और साइबर यूनिट जो है कार्रवाई कर रही है। के मामले को सुलझाने में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दुर्ग पुलिस ने जामताड़ा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बेहद ही शातिराना अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। हमारे साथ में दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से आरोपियों को पकड़ा गया और किस तरह से ठगी किया गया? जामताड़ा से 2 युवकों को हमने जो है गिरफ्तार किया है। ये लोग बहुत ही शातिराना ढंग से 420 किया करते थे। ये लोग गूगल ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा कुरियर हेल्पलाइन
अपने आप को दिखाकर अपना नंबर गूगल में सबसे ऊपर कर देते थे। जब भी किसी व्यक्ति को कुरियर में कोई डिफ़िकल्टी आती थी, कुरियर टाइम पे नहीं पहुंचा, डिले हुआ, जब वो कॉल हेल्पलाइन नंबर गूगल पे ढूंढते थे, इनका नंबर दिखता था। इस नंबर पे जब वो कॉल करते थे तो ये लोग बताते थे कि आपको आप एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाते थे और उसमें एड्रेस अपडेट करवाते थे, मोबाइल नंबर अपडेट कराते थे और मदद करने के नाम पे फैसिलिटेशन फ़ी 5 रुपये मांगते थे। जैसे ही कोई आदमी एनीडेस्क डाउनलोड करता है, उसका पूरा उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का पूरा कंट्रोल इस फ्रॉडस्टर दोनों के पास पहुंच जाता था। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि एनीडेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें बिना जाने समझे। अब जैसे ही ये कंट्रोल उनके पास जाता था, आप 5 रुपये पेमेंट करने के लिए बैंक का डिटेल्स डालते थे, बैंक का डिटेल्स भी वो हैक कर लेते थे, OTP वो रीड कर पाते थे और आपके अकाउंट में जितना पैसा होता था पूरा वो निकाल लेते थे। कोरबा से बड़ी खबर है। कटघोरा वन मंडल में हाथी का उत्पात देखने को मिला है। महिला पर हाथी ने हमला किया। महुआ बीनने जंगल गई हुई थी महिला। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। केंदई रेंज के कोरबी गांव के पास की यह घटना है। इलाके में 25 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों को खदेड़ने में वन अमला जुटा हुआ है। मनेन्द्रगढ़ की बात करते हैं, जहां पर दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। केल्हारी इलाके के 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर चुका है। मटुकपुर जंगल में दंतैल हाथी की मौजूदगी है। हाथी पर वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। कांकेर और कोंडागांव जिले में बड़े धूमधाम से चरक पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के बंग समुदाय के लोगों को महीने भर से बेसब्री से इंतजार रहता है। उसके बाद खजूर भंगा और चरक पूजा के साथ महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। बंग समुदाय में एक अनोखी परंपरा है, जिसके अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बंग समुदाय के शिव भक्तों द्वारा पूरे 1 महीने तक अपने घरों से दूर रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और व्रत रखकर गांव में घूमकर भिक्षा मांगते हैं और 24 घंटे में मात्र एक बार रात को ही भोजन करते हैं। 1 महीना पूरा होने कर सभी सन्यासी खजूर के पेड़ में विशेष पूजा करने के बाद कांटों भरे पेड़ में चढ़कर नृत्य करते हैं। भक्तों द्वारा खजूर के पेड़ से खजूर को फेंककर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में देते हैं और अगले दिन चरक पूजा का आयोजन किया जाता है। गरियाबंद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू कर पाना कठिन है। पत्रकारों से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मेरे बहुत से करीबी साथी शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस शराबबंदी लागू करती है तो वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। 85 जनपदों में अभी भी घोषणा पत्र में भी ये था कि शराबबंदी नहीं होगी। वहाँ आदिवासी समाज में जो चलन है, रीति रिवाज है, शराब का सेवन भी वहाँ करते हैं, रीति रिवाज में उसके लिए जगह भी है, तो वहाँ पर नहीं रहता है। और शेष जिलों के लिए, शेष जनपदों के लिए था, अभी तक सरकार नहीं कर पाई है और मुझे लगता है कि अब वो कठिन है उसको लागू कर पाना। जगदलपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। भरोसा का सम्मेलन था एक तमाशा। चुनाव से 6 महीने पहले प्रियंका गांधी को लाया गया। 4.5 साल पहले राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया था। राहुल गांधी का भरोसा चूर चूर हो गया है। अवैध शराब का 30% कहां जा रहा, ईडी पता करे। किया गया भरोसे का सम्मेलन, चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए
दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया, क्या कारण है? इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। भरोसे का सम्मेलन को लेकर रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को तमाशा लगेगा, उनके राज्य में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। बस्तर में भय का माहौल था, आज बस्तर को हमने उसकी पुरानी पहचान दी, आदिवासियों को उनका हक दिया, शिक्षा स्वास्थ्य आदिवासियों के विकास की व्यवस्था कर रहे हैं। रमन सिंह के जमाने में यहाँ फर्जी एनकाउंटर हुए, हमने आदिवासियों की जमीन वापस लौटाई, लोगों को रोजगार दिलाया, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आज रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। तो वहीं बेमेतरा में सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि और बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया। उसकी जमीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया। उसके परंपरागत जो लघु उपज संग्रहण करते थे, खेती करते थे, उसको बढ़ावा दिया। 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था की समर्थन मूल्य घोषित किया। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी पेन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर के, उसको हमने फिर से पुराना दौरा है उसको वापस दिलाने का काम किया है। रमन सिंह जी को कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई, उपचुनाव हुए 2 उसमें भी गए। जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब में भारतीय जनता पार्टी वहां साफ हो गई। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया। रायपुर से बड़ी खबर है, डीजे संचालकों को प्रशासन ने हिदायत दी है। बैंड संचालकों पर हो सकता है 20,000 का जुर्माना। जी हां, 7 डेसिबल से ज्यादा आवाज होने पर जुर्माना लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड पर रोक है। नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। शादी सीजन से पहले प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आ रहा है कि बिना अनुमति प्रोसेसन निकाल देते हैं कई लोग, और उनमें डीजे वाले भी चल रहे होते हैं और इससे सड़क जाम की स्थिति बनती है। तो हमने हिदायत दिया है कि आप डीजे की बुकिंग लेने से पहले देख लें कि जो भी कार्यक्रम के लिए आपकी डीजे की बुकिंग हो रही है उनकी अनुमति है कि नहीं है, सड़क में रैली वगैरह की अनुमति है कि नहीं। अगर सड़क में रैली की अनुमति शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है तो आप बुकिंग ना लें। इसका गाइडलाइन है कि कितने से कितने बजे तक बजाना है। रात को 10 बजे के बाद वर्जित है साउंड सिस्टम बजाना, और उसका भी एक डेसिबल है कि 60 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में उनको हिदायत दिया गया है कि आप ये सब का पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ वैधानिक। तो डीजे संचालकों को अब हिदायत दी गई है, रात 12 से 6 बजे तक डीजे पर बैन रहेगा। और आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, सहयोगी हमारे साथ तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, अब जो है डीजे संचालकों को प्रशासन ने हिदायत दी है, बैंड का टाइमिंग भी फिक्स किया गया है, साथ ही साथ कितना वॉल्यूम रहेगा नहीं रहेगा इस पर भी सख्ती दिखाई गई है।
जी बिल्कुल, डीजे वाले अब डीजे तो बजा सकते हैं लेकिन अब तेज आवाज में नहीं बजा सकते, क्योंकि आगामी सप्ताह से शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के अफसरों ने डीजे संचालकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में डीजे संचालकों को एक तय मानक पर डीजे बजाए जाने की समझाइश दी गई है। और पुलिस ने डीजे संचालकों को चेतावनी भी दी है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर तय मानक से अधिक यानी 60 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाते पाए जाने पर 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। और इसके साथ ही डीजे वाहन में लाइट लगाने को लेकर भी हिदायत दी गई है। बैठक में डीजे संचालकों को डीजे वाहन में ही रखने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही जिस वाहन में डीजे रखा हो उस वाहन में रंगीन भड़कीली लाइट, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो, ऐसे लाइट नहीं लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही डीजे संचालक जिस जगह में डीजे बजाने जाएंगे, अगर उस वहां के लोगों द्वारा डीजे संचालकों को तेज आवाज में डीजे बजाए जाने के लिए अगर दबाव बनाया जाए तो इस स्थिति में भी डीजे संचालक थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इससे पहले भी लगातार निर्देश दिए जा रहे थे और एक समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, जिसमें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाना था। लेकिन कहीं न कहीं डीजे संचालकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। ऐसे में इस तरह के सख्त निर्देश जो है ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं और लेकिन इस पर क्या है, जुर्माना की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि डीजे संचालकों के द्वारा नियमों का पालन किया जाए और अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनु। तो डीजे संचालकों पर अब जो है सख्ती प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही है। अब जुर्माना भी तय किया गया है। अगर